आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। आपला महाराष्ट्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठाणे शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम को देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसके खिलाफ कदम उठाने के लिए शनिवार देर रात पुलिस, परिवहन की और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने ठाणे शहर में चल रहे विकास कार्यों को 1 जून से पहले पूरा करने के निर्देश देते हुए सड़कों को गड्ढा मुक्त करने और जाम मुक्त करने के भी दिशा निर्देश दिए। बता दें कि एकनाथ शिंदे के आवास पर हुई बैठक में ठाणे कलेक्टर, पुलिस आयुक्त, नगर निगम आयुक्त, सड़क विकास निगम के संयुक्त प्रबंध निदेशक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की आकांक्षा रखने वाले रांगपा नेता अजीत पवार के बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि कोई भी मुख्यमंत्री बनना चाहता है, लेकिन ये भी सही है कि हर कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि मैंने अजीत पवार का इंटरव्यू नहीं देखा, हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। अजीत पवार के सीएम बनने की इच्छा वाले बयान के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि मुझे नहीं पता कि महाविकास आघाड़ी के भीतर क्या चल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि वे खुद को वज्र मुट्ठी कहते हैं, लेकिन इनमें कई दरारें हैं। ये वज्र मुट्ठी कभी नहीं हो सकती। बाकी तर पाहून ऐकून म्हणून मी त्यांची मुलाखत काही पाहिली नाही, पण कोणालाही आवडू शकतं, मुख्यमंत्री व्हायला आवडेल हे काही मला असं वाटतं वावगं नाही आहे. पण अनेकांना असं आवडतं, पण सगळ्यांनाच होता येतं असं नाही आहे. ठीक आहे, आमच्या शुभेच्छा. माझी देखील एंटरटेनमेंट होत होती, माझंही मनोरंजन होत होतं. ते सगळं भाकीत पाहून ऐकून मनोरंजन घेत होतो मी. भूकंप होणार होते या संदर्भात असं कोण म्हणाला? त्यांना कोणी लागतं थोडी भांडणं लावायला. असे आता त्यांच्याकडे आतमध्ये काय चाललंय हे मला माहिती नाही. फक्त मी वारंवार जे सांगतोय. वहीं संजय राउत ने अघाड़ी गठबंधन को लेकर बयान दिया है। संजय राउत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अघाड़ी रहेगी। इस महाविकास अघाड़ी सरकार के प्रमुख नेता और कर्ता धर्ता में राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी हैं। 2024 में महाविकास अघाड़ी सरकार एक साथ चुनाव लड़ेगी। साथ ही कहा कि 1 मई को मुंबई में सबसे बड़ी रैली महाविकास अघाड़ी की होगी। इस दौरान उन्होंने एकनाथ शिंदे पर भी जमकर हमला बोला। बरं का, आणि आता मला त्याच्यावरती जास्त बोलायला लावू नका. तुमच्या आसपास नशेबाज कोण लोक आहेत ते मला बोलावं लागेल. तुम्हाला आमची भीती वाटते एवढं तुम्ही स्पष्ट सांगा. तुम्हाला महाविकास आघाडीची, उद्धव ठाकरे यांच्या सभांची, संजय राऊत जे बोलतात त्याची जी भीती वाटते आहे, त्या भीतीतून तुम्ही अशा प्रकारची वक्तव्य करता. छगन भुजबळ म्हणतात की सरकारला जरी धोका नसला तरी मुख्यमंत्री बदलू शकतो, पण सरकारला धोका नाही. 100% मी छगन भुजबळ यांच्या मताशी सहमत आहे. आणि छगन भुजबळ जे बोलतात ते सत्य आहे. मी त्यांच्या मताशी पूर्ण सहमत आहे. मुख्यमंत्री बदलाच्या हालचाली पडद्यामागे सुरू आहेत, दिल्लीत सुरू आहेत. त्याची कारणं काय सगळ्यांना माहिती आहे. भुजबळांकडे जास्त माहिती असेल ते त्यांनी तुम्हाला सांगायला हवं. पण मला माहिती आहे की मुख्यमंत्री बदलाच्या हालचाली सुरू आहेत. कारण हे मुख्यमंत्री राज्याचं नेतृत्व करण्यामध्ये, भारतीय जनता पक्षाला जे हवंय ते साध्य करण्यामध्ये अपयशी ठरले. नक्कीच त्यांना आमचं सरकार पाडायचं होतं, त्यासाठी त्यांचा वापर करण्यात आला. ते काम पूर्ण झालं. पण राजकीय दृष्ट्या महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाला ताकद देण्यामध्ये हे मुख्यमंत्री पूर्णपणे अपयशी आहेत. वहीं मुंबई की आर्य कॉलोनी में सुबह से ही भारी पुलिस की मौजूदगी में मेट्रो के लिए नगर पालिका द्वारा पेड़ काटे जा रहे हैं। पर्यावरण प्रेमियों को जैसे ही इसकी सूचना मिली वे इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि आर्य में प्रवेश करने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। पुलिस वाहनों और नागरिकों के लिए अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस बल लगाए जाने के बावजूद लोग जमा हो रहे हैं। पर्यावरणविद परमेश्वर बंसोडे ने कहा कि पुलिस ने पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं दिखाई और हमें प्रवेश नहीं करने दे रहे।
वहीं 69 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने नौकरानी, उसके प्रेमी और बेटे को गिरफ्तार किया है। दरअसल मुंबई के मालाड पुलिस स्टेशन के हद में हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर घर में काम करने वाली महिला ने प्रेमी और बेटे के साथ मिलकर 69 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। चोरी के इरादे से बुजुर्ग मैरी डिस्कोस्टा की हत्या की गई। आरोपियों ने हत्या के बाद सोने की चेन, स्मार्ट घड़ी और मोबाइल फोन चोरी किया। ज्या ज्येष्ठ महिला राहतात त्यांच्या बाथरूममध्ये पडून त्या मयत झालेल्या आहेत ही माहिती मिळताच आम्ही तात्काळ त्या ठिकाणी रवाना झालो आणि त्यांना ताबडतोब शताब्दी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं। त्या ठिकाणी त्यांना मयत घोषित केलं। एकंदरीत घटनास्थळी पाहिले असता त्या ठिकाणी सदरचा मृत्यू हा संशयास्पद वाटत होता। त्या अनुषंगाने आम्ही अपमृत्यूची नोंद करून त्याची चौकशी करत होतो आणि त्यानंतर मयताच्या नातूने गुन्हा नोंद केल्यानंतर जे संशयित होते त्याचे नोकर, घरामध्ये काम करणारी महिला, तिच्या सोबत असणारा मुलगा आणि आम्हाला सीसीटीव्ही मध्ये एक वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में अगले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही एनसीपी विधायक और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार अपने कुछ विधायकों को लेकर अलग गुट बनाकर बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जिसका जिक्र खुद अजीत पवार ने हाल ही में हुई एक कार्यक्रम में कहा था कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए 2024 का इंतजार क्यों करेंगे, वो 2023 में भी सीएम बन सकते हैं। जिसके बाद एनसीपी विधायक जितेंद्र आह्वान ने कहा कि अजीत दादा की तमन्ना है ही मुख्यमंत्री बनने की और वो बन भी सकते हैं, उसमें गलत क्या है। मैंने कब कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। जब आपसे भी सर कि आप भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं सर, क्या वहीं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के खास मौके पर मध्य प्रदेश के रीवा में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 17,000 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। रीवा में पीएम मोदी ने तीसरा दौरा है इनका। इससे पहले पीएम 2018 में विधानसभा चुनाव के प्रचार करने आए थे। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि काम के दायरे भले ही सबके अलग हों, लेकिन सबका लक्ष्य एक है और वो एक है जनसेवा से राष्ट्र सेवा। आज ई ग्राम स्वराज और ई ग्राम पोर्टल को मिलाकर नई व्यवस्था लॉन्च की गई है, जिससे आपका काम आसान होने वाला है। पीएम ने कहा कि भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांव की आर्थिक व्यवस्था को विकसित करना जरूरी है। भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांव की पंचायती व्यवस्था को भी विकसित करना जरूरी है। रीवा आया हूं, आपके बीच आया हूं और हमेशा मुझे आपका भरपूर प्यार और स्नेह मिलता रहा है। आज भी इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग हमें आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को देश की 2.5 लाख से अधिक पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपके साथ ही 30 लाख से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधि भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। ये निश्चित रूप से भारत के लोकतंत्र की बहुत ही सशक्त तस्वीर है। हम सभी जनता के प्रतिनिधि हैं। हम सभी इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए समर्पित है। काम के दायरे भले ही अलग अलग हो, लेकिन लक्ष्य एक ही है, जन सेवा से राष्ट्र सेवा। कि गांव गरीब का जीवन आसान बनाने के लिए जो भी योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई हैं, उन्हें
हमारी पंचायतें पूरी निष्ठा से जमीन पर उतार रही है। भाई और बहनों, आज यहां ई ग्राम स्वराज और ई ग्राम पोर्टल को मिलाकर जो नई व्यवस्था लॉन्च की गई है, उससे आपका काम और आसान होने वाला है। पीएम स्वामित्व योजना के तहत भी देश के 35 लाख ग्रामीण परिवारों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए हैं। आज मध्य प्रदेश के विकास से जुड़ी 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी हुआ है। इसमें रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, गरीबों को पक्के घर के प्रोजेक्ट्स हैं, पानी से जुड़ी परियोजनाएं हैं, गांव गरीब का जीवन आसान बनाने वाले, रोजगार का निर्माण करने वाले इन प्रोजेक्ट्स के लिए भी मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में हम सभी देशवासियों ने विकसित भारत का सपना देखा है और उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांवों की सामाजिक व्यवस्था को विकसित करना जरूरी है। भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांवों की आर्थिक व्यवस्था को विकसित करना जरूरी है। वहीं गृहमंत्री अमित शाह रविवार को हैदराबाद के पास चेवेल्ला पहुंचे। वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने केसीआर पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि केसीआर चाहे कुछ भी कर लें, वो तेलंगाना में बीजेपी को जनता से अलग नहीं कर सकते। बहुत जल्द तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनेगी। इस दौरान उन्होंने तेलंगाना से जुड़े कई मुद्दों को जोर शोरों से उठाया और जनसभा में पब्लिक ओपिनियन भी लिया। इस बात का सबूत है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यहां पर 8-9 सालों से बीआरएस का जो भ्रष्टाचारी शासन चल रहा है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीआरएस और केसीआर इनके विरोध में ये जन आक्रोश पूरी दुनिया देख रही है। जिसका स्टीयरिंग ओवैसी के पास है, मजलिस के पास है। हम यहाँ पर एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो देश के विकास को, तेलंगाना के विकास को, आपके विकास को समर्पित हो। और मित्रों, मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं केसीआर को कि आप हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में डालोगे, पुलिस से लाठियां पिटवाओगे, मगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। केसीआर, हम तो पैदा ही विरोध पक्ष में हुए हैं। हम आपसे नहीं डरते हैं। ये जुर्म करना बंद करो। जितना समय बचा है उतना समय जनता का भला करो। ये पेपर लीक की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराइए और युवाओं के अधिकार को सुरक्षित करिए, वरना हम आने के बाद जब जांच कराएंगे, जिन्होंने भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, चुन चुन कर उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। ओवैसी के एजेंडे पर एक केसीआर चलते हैं। वो तेलंगाना का स्वतंत्रता दिन भी नहीं मनाते हैं। मुझे बताओ,
सरदार पटेल ने तेलंगाना की रचना की, निजाम को भगाया। तेलंगाना स्वतंत्रता दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलिए, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? मैं आपको वादा करते जाता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। हैदराबाद में परेड ग्राउंड में पूरी दुनिया देखे ऐसा तेलंगाना स्वतंत्रता दिन हम मनाएंगे। हम नहीं डरते हैं मजलिस से, मजलिस आपके लिए मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं। तेलंगाना सरकार तेलंगाना के लोगों के लिए चलेगी, ओवैसी के लिए नहीं चलेगी। मित्रों, 2 बेडरूम हॉल किचन की स्कीम में भी माइनॉरिटी का रिजर्वेशन किया, संविधान विरोधी मुस्लिम रिजर्वेशन शिक्षा में किया और कई सारी बातें की। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। मित्रों, बीआरएस का चुनाव चिन्ह क्या है भाई, बताओ तो जरा, क्या है? कार है, कार। ये कार का स्टीयरिंग किसके पास है? किसके पास है? किसके पास है? अब स्टीयरिंग मजलिस के पास है। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर कर्नाटक के दौरे पर हैं। दिल्ली में अपना सरकारी बंगला खाली करने के बाद राहुल ने पहली जनसभा की। राहुल ने बागलकोट के एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दूसरों से सवाल करना आसान है, लेकिन खुद से सवाल करना मुश्किल है। बसवना जी की जयंती है। आज हम उनकी कर्मभूमि में, जन्मभूमि में हैं और आपने हमारा इतना अच्छा स्वागत किया, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु बसव जयंती ಇದೆ, ಬಸವ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಒಂದು बहुत ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿರಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ। आज सुबह मैं बसवना जी की समाधि गया और वहां पर जो उनकी जिंदगी के काम थे उनको देखने को मिला। ಇಂದು ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಗಮನಾಥನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಸವಣ್ಣವರ ಐಕ್ಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಸವಣ್ಣವರ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಸವಣ್ಣವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಸರ್। कुछ ही दिनों में कर्नाटक में चुनाव आ रहा है और हमें याद रखना चाहिए कि जो लोकतंत्र का आइडिया है, लोकतंत्र की नींव है, वो सबसे पहले बसवना जी ने रखी थी। ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಬಸವಣ್ಣವರು ಏನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ರು, ಆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। तो चाहे लोकसभा, राज्यसभा हो, चाहे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो या हमारे देश में जो लोकतंत्र का सिस्टम है, उसकी नींव बसवना जी की सोच ने रखी। आज अगर हम देखें तो बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा देश में नफरत, हिंसा का माहौल बना रही है। ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿದವರು, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ದವರು ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के नेता बसवा जी की बात करते हैं, मगर फिर बसवा जी ने जो कहा था वो नहीं करते। ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಸವಣ್ಣವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಬಸವಣ್ಣರ ಆಶಯದ ವಿರುದ್ಧ
बसवराज जी ने कहा था कि समाज में जो कमजोर लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಏನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಆ ಜನಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಹ ನಾವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಬೇಕಾಗ್ತದೆ। बसवराज जी ने ये नहीं कहा था कि अरबपतियों की मदद करो। ಬಸವಣ್ಣವರು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲಕರನ್ನ ತಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। बसवराज जी ने मैंने बसवराज जी की सोच पढ़ी है। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि देश के धन को अदानी जी को दिलवा दो। ನಾನು ಬಸವಣ್ಣವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದಾನಿಯವರ ಒಂದು। वहीं दिल्ली में भारतीय कुश्ती महासंघ और उसके अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर जारी है। दूसरी बार हो रहे विरोध प्रदर्शन में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया शामिल हैं। उनका कहना है कि जब तक भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ जांच समिति की रिपोर्ट नहीं आती तब तक वो अपना धरना जारी रखेंगे। इसी बीच जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही विनेश फोगाट ने खेल मंत्रालय पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कमेटी सिर्फ नाम के लिए थी, सब कुछ ब्रजभूषण कर रहा था। फोगाट बोली कि खेल मंत्रालय की तरफ से राजनीति हुई है, मंत्रालय ने जो कुछ हमसे बोला हमने सब किया, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन हमने जिस पर ट्रस्ट किया वो वही हमारे साथ खेला। जीत सकते हैं, हमारे साथ में कुछ राजनीति हुई है। सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और 4 हफ्ते का टाइम मांगा था, लेकिन 3 महीने हो गए हमें वेट करते हुए। हमारे साथ आज भी न्याय नहीं हुआ है। 2 दिन पहले हम पुलिस स्टेशन में गए थे कंप्लेंट लेके। 7 लड़कियों ने कंप्लेंट दी है कि हमारी FIR दर्ज की जाए ब्रजभूषण के खिलाफ में, जो लड़कियों के साथ उसने जो सेक्सुअल हरासमेंट किया है उसके खिलाफ। लेकिन पुलिस हमारी FIR भी लॉन्च नहीं करी है। उसके बाद हम वेट करके जंतर मंतर पे आए हैं। अभी जंतर मंतर पे भी हमें परमिशन नहीं मिला है, हम ऐसे ही बैठे हैं और पुलिस हमारे चारों तरफ खड़ी है। हम आप सब देशवासियों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम सभी खिलाड़ियों को न्याय दिलवाने के लिए हमारा साथ और समर्थन दीजिए। प्लीज जंतर मंतर पे आइए और आप सबके सहयोग और विश्वास से ही हम इस लड़ाई। वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जंतर मंतर पर हो रहे पहलवानों के धरने पर प्रतिक्रिया देते हुए पुलिस प्रशासन को जमकर खरी खोटी सुनाई है। स्वाति का कहना है कि देश की कई महिलाएं पहलवानों ने दिल्ली पुलिस को 2 दिन पहले शिकायत दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि WFI के अध्यक्ष उनका यौन उत्पीड़न करते हैं, जिनमें एक लड़की नाबालिग भी है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं की। मैंने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। मैं चाहती हूं कि जल्द से जल्द FIR हो और दिल्ली पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देश की कई महिला रेसलर्स ने दिल्ली पुलिस को 2 दिन पहले एक रिटन कंप्लेंट दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है। इन कंप्लेनेंट्स में से एक लड़की माइनर भी है, पर 2 दिन हो गए और अभी तक दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं करी है। लड़कियों ने हमें बताया कि जब उन्होंने दिल्ली पुलिस से जानने की कोशिश की कि FIR क्यों नहीं करी गई और होगी भी या नहीं, तो दिल्ली पुलिस ने बोल दिया कि बाद में देखेंगे। उन्होंने ये भी बताया लड़कियों ने कि किस तरीके से FIR तो हुई नहीं, बल्कि उनके नाम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री तक पहुंच गए और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिसर्स उनको कॉल कर करके और उनके परिवार वालों को कॉल कर करके पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन लड़कियों ने कंप्लेंट करी। तो ये कैसा गुंडा राज चल रहा है? ये जो WFI का प्रेसिडेंट है, क्या ये सच में कानून के ऊपर है? दिल्ली पुलिस ने अभी तक FIR क्यों नहीं करी और इस आदमी को अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? ये लड़कियां इस देश की आन बान और शान हैं। इन लड़कियों ने बहुत कुछ करा है इस देश के लिए। मैंने नोटिस इशू किया है दिल्ली पुलिस को। मैं चाहती हूं कि जल्द से जल्द FIR हो, ये आदमी अरेस्ट हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। और मेरे साथ आपला महाराष्ट्र में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।